चलो शुरू करते हैं आज की दर्द भरी कहानी। दोस्तों, कलयुग चल रहा है। इस कहानी को सुनकर सावधान और सतर्क रहे। यह घटना है 28 अगस्त 2019 की है और वह भी पुलिस वाले की। बूंदी शहर का रहने वाला पुलिस कांस्टेबल अभिषेक शर्मा ड्यूटी पर जाने के लिए निकला। उनकी ड्यूटी नाइट में थी। उसने घर वालों को बताया कि वह ड्यूटी पर पुलिस लाइन जाएगा और ड्यूटी करके सुबह घर लौट कर आएगा। धीरे धीरे रात गुजर गई और दिन निकल आया, लेकिन अभिषेक ड्यूटी से वापस घर लौट कर नहीं आया। घर वालों को उसका इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, मगर अभिषेक वापस लौट कर नहीं आया। वक्त गुजरता जा रहा था और घर वालों की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। घर वाले परेशान हो गए थे। अभिषेक के मोबाइल पर फोन किया तो उसका फोन भी बंद आ रहा था। अभिषेक बूंदी पुलिस लाइन में ड्यूटी पर था। उसके फोन का इस तरह बंद हो जाना घर वालों के लिए चिंता बढ़ाने वाला था। जिसके बाद उन्होंने अभिषेक के फ्रेंड्स और रिलेटिव को फोन किए, लेकिन किसी से कुछ भी पता नहीं चला। तभी अचानक पुलिस लाइन से अभिषेक के एक दोस्त का फोन आया। उसने अभिषेक के घर वालों को बताया कि वह कल रात को ड्यूटी पर आया ही नहीं था। यह बात सुनकर घर वालों के होश उड़ गए, क्योंकि अभिषेक तो घर वालों को यही कहकर निकला था कि वह ड्यूटी पर जा रहा। इसके बाद घर वालों ने उसे ढूंढने के लिए अपने तमाम रिश्तेदारों और जानने वालों को फोन से कांटेक्ट किया, लेकिन अभिषेक का कुछ भी अता पता नहीं चला। आखिरकार घर वालों ने बूंदी पुलिस स्टेशन में अभिषेक की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। बूंदी पुलिस के लिए अभिषेक का ऐसा अचानक गायब हो जाना किसी चुनौती से कम नहीं था। उसे गायब हुए 8 दिन बीत गए थे, मगर अभी तक उसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि उस रात भले ही अभिषेक पुलिस लाइन नहीं पहुंचा था, मगर उस रात 12:30 बजे तक उसका फोन ऑन था। लेकिन उसके बाद अभिषेक का फोन स्विच ऑफ हो गया था, जो फिर दोबारा ऑन नहीं हुआ। और अब पुलिस के सामने आखिरी रास्ता यही था कि अभिषेक की लास्ट लोकेशन का पता लगाया जाए, ताकि यह मालूम हो सके अगर अभिषेक ड्यूटी पर नहीं गया कहां। जब पुलिस ने उसके मोबाइल के कॉल डिटेल्स चेक किए तो पता चला कि अभिषेक उस रात अपनी बाइक से बूंदी पुलिस लाइन आने के बजाय अपने घर से 136 किलोमीटर दूर सवाई माधवपुर गया था। उसकी लास्ट लोकेशन विजयगढ़ किले में थी और इस आखिरी लोकेशन का समय भी रात 12:30 बजे के आसपास का ही था। यानी जब उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था तब अभिषेक इसी विजयगढ़ के किले में था। उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन सामने आने के बाद पुलिस ने फिर से उसके घर वालों से बात करके यह जानने की कोशिश की आखिर उसका विजयगढ़ या सवाई माधवपुर से क्या रिश्ता है। क्या वहां अभिषेक का कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार रहता है। पूछताछ के दौरान अभिषेक की मां ने पुलिस को बताया कि अभिषेक की शादी इसी सवाई माधवपुर के जरवा गांव की रहने वाली दिव्या से हुई थी। इससे पुलिस को लगा कि कहीं अभिषेक उस रात अपने ससुराल वालों से मिलने तो नहीं गया था, क्योंकि घर वालों के मुताबिक अभिषेक और दिव्या के रिश्ते में उन दिनों दरारें आई थीं। अब पुलिस ने अभिषेक की जांच आपसी रंजिश के एंगल से शुरू की। पुलिस को यह भी पता चला था कि अभिषेक और दिव्या का विवाद ज्यादा बढ़ गया था। बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी थी, जिसकी अर्जी कोर्ट में भी दी जा चुकी थी। लेकिन अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि आखिर उन दोनों का रिश्ता तलाक तक क्यों पहुंचा था। इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस तुरंत जरवा गांव में अभिषेक की पत्नी दिव्या के घर पहुंचते हैं और उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में तो वह घुमा फिरा के जवाब देती है, लेकिन बाद में पुलिस से कहती है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश मत कीजिए, मैं इन सब बातों से दूर ही रहना चाहती हूं। दिव्या के इस जवाब से पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि अभिषेक के मोबाइल की आखिरी लोकेशन दिव्या के मायके के आसपास ही पाई गई थी। अब ऐसे में अगर पुलिस को किसी पर शक था तो वह अभिषेक की पत्नी दिव्या ही थी। जब पुलिस दिव्या से बार बार पूछती है तो आखिरकार दिव्या पुलिस को बताती है कि इस घटना से 1 साल पहले जुलाई के महीने में दिव्या की ममेरी बहन यानी अभिषेक की साली श्यामा, जिसकी उम्र उस समय करीब 16 साल के आसपास थी, वह दिव्या के ससुराल में आई और 20-22 दिन रही थी। उसी दौरान श्यामा को दिव्या के पति अभिषेक से प्यार हो जाता है। वह दोनों छुप छुप कर मिलने लगे, लेकिन फिर अचानक एक दिन दिव्या ने अपने पति और अपनी बहन श्यामा को संबंध बनाते हुए देख लिया था।
तब उसे पहली बार पता चला था कि उसकी बहन श्यामा, जो उसके घर पर मेहमान बन के आई और उसके पति के साथ लव करने लगी, इतना ही नहीं उसके पति के साथ फिजिकल रिलेशन भी बना लिए। इसी वजह से दिव्या अभिषेक को छोड़कर अपने मायके चली गई और अभिषेक से डिवोर्स के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इस बात का खुलासा होने के बाद जब पुलिस ने उसकी साली यानी श्यामा की कुंडली को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि अभिषेक की साली श्यामा उसी इलाके में रहने वाली है और उसका घर भी उसी विजयगढ़ के किले के नजदीक है जिस किले में अभिषेक की आखिरी लोकेशन थी। इसलिए अब पुलिस का शक अभिषेक की साली श्यामा पर हो गया। अभिषेक को गायब हुए 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ फिर भी खाली थे। मगर अब उनकी जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही थी, क्योंकि अभिषेक का मोबाइल भी सवाई माधवपुर में स्विच ऑफ हुआ था और अभिषेक के ससुराल वालों का घर भी उसी सवाई माधवपुर में था। और जिस साली से उसके नाजायज संबंधों का खुलासा हुआ वह भी इसी सवाई माधवपुर में रहती थी। यानी अब कुल मिलाकर सवाई माधवपुर ही पुलिस की जांच का केंद्र बिंदु बन चुका था और इस जांच की सुई अभिषेक की पत्नी दिव्या और उसकी साली श्यामा पर टिकी हुई थी। लेकिन अब उन दोनों में से आरोपी कौन था, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने अभिषेक की पत्नी और उसकी साली के मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल निकलवाने का फैसला किया, ताकि यह पता चल सके कि उस रात अभिषेक की लास्ट लोकेशन के सबसे नजदीक कौन था, उसकी साली श्यामा या फिर उसकी पत्नी दिव्या। मगर जब उन दोनों की कॉल डिटेल सामने आई तो पता चला कि अभिषेक शर्मा की उसकी पत्नी से तो नहीं मगर उसकी साली से अक्सर घंटों तक बात होती थी। लेकिन श्यामा की इसी कॉल डिटेल में पुलिस को एक और नंबर मिला जिस पर वह अभिषेक से भी ज्यादा बात करती थी, और यह नंबर था सवाई माधवपुर के रहने वाले नावेद रंगरेज का। इसके बाद पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की उस रात श्यामा की लोकेशन कहां थी। जांच करने पर पता चला कि विजयगढ़ के किले में जो लास्ट लोकेशन अभिषेक की थी उस रात श्यामा की लोकेशन भी वहीं थी। इतना ही नहीं, जिस नावेद के नंबर पर वह अक्सर बात किया करती थी, घटना वाली रात को उसकी लोकेशन भी ठीक वहीं थी। पुलिस को यह यकीन हो गया था कि अभिषेक की मिसिंग में श्यामा और नावेद का ही हाथ है। मगर इस पूरी कार्रवाई में 4 महीने का समय बीत चुका था, क्योंकि पुलिस पर इस मामले को सुलझाने का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने बिना देरी किए श्यामा और नावेद को अरेस्ट कर लिया और उनसे पूछताछ शुरू की गई। पहले तो दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उस रात की उन तीनों की मोबाइल लोकेशन सामने रखते हुए उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो फिर श्यामा और नावेद के पास सच्चाई कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और इस तरह श्यामा और नावेद ने स्वीकार कर लिया था कि 28 अगस्त 2019 की रात को ही उन दोनों ने मिलकर अभिषेक का मर्डर किया। पूछताछ करने पर श्यामा ने बताया कि 1 साल पहले जब वह अभिषेक की जिंदगी में आई थी तब से ही अभिषेक की जिंदगी में विवादों का माहौल शुरू हो गया था। यह सब इसलिए हुआ था क्योंकि अभिषेक की पत्नी दिव्या ने अभिषेक और श्यामा को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसकी वजह से दिव्या के ससुराल में माहौल खराब हो गया था। इसी कारण श्यामा अपने गांव सवाई माधवपुर चली गई थी। लेकिन फिर कभी भी अभिषेक और दिव्या के रिश्ते सामान्य नहीं हुए और बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी। इसके बाद पुलिस ने श्यामा से पूछा कि जब वह अपने जीजा से इतना प्यार करती थी तो फिर उसने उसकी हत्या क्यों की। श्यामा ने आगे बताया कि जब वह अभिषेक के साथ रिलेशन में थी उसी दौरान उसकी दोस्ती नावेद से भी हो गई थी। वह और नावेद एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब वह अभिषेक को छोड़कर नावेद के साथ ही रहना चाहती थी। असल में श्यामा नावेद के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक दोहरी मुसीबत में फंसा हुआ था। एक तरफ तो श्यामा के कारण उसकी पत्नी दिव्या उसे छोड़कर चली गई थी और अब श्यामा भी उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसने श्यामा से अलग होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद श्यामा ने सोचा कि अगर उसे नावेद के साथ रहना है तो अभिषेक को रास्ते से हटाना होगा। इसलिए उन दोनों ने मिलकर एक डेंजर प्लान बनाया। 28 अगस्त 2019 को अपने जन्मदिन पर श्यामा ने अभिषेक को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। अभिषेक को भी लगा कि शायद श्यामा शादी की बात करने के लिए बुला रही है, लेकिन श्यामा ने तो उसकी हत्या करने का प्लान बनाया था
अभिषेक ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि श्यामा इस लेवल तक गिर जाएगी। वह अपने घर वालों को ड्यूटी पर जाने की बात कहकर अपनी बाइक से श्यामा से मिलने सवाई माधवपुर जाने के लिए निकल गया। वहां पहुंचने के बाद उन दोनों ने एक साथ खाना खाया। इसी दौरान नावेद भी वहां आ गया। श्यामा ने नावेद से अभिषेक का परिचय करवा दिया। फिर तीनों ने यह तय किया कि वह रात के अंधेरे में ही घूमने के लिए विजयगढ़ के किले में जाएंगे। लेकिन अभिषेक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह अपनी साली के जाल में फंस चुका है। तीनों लोग दो अलग अलग बाइकों पर सवार होकर विजयगढ़ के किले पर पहुंचे। किले के अंदर जाते ही प्लान के अनुसार नावेद ने लोहे की रॉड से अभिषेक के सिर पर पीछे से वार किया। अभिषेक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद नावेद और श्यामा ने उस पर कई वार किए, जिसकी वजह से अभिषेक की मौत हो गई। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर अभिषेक की लाश कहां थी। पूछताछ में श्यामा और नावेद ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अभिषेक को मारने के बाद सबसे पहले उसके फोन को स्विच ऑफ किया। इसके बाद उसी विजयगढ़ के किले में गड्ढा खोदकर अभिषेक के शव को दफन कर दिया। मगर उसे दफनाने से पहले उन दोनों ने उसके कपड़े उतार लिए थे। फिर उन कपड़ों को भी उन्होंने एक सुनसान जगह पर फेंक दिया था और जिस बाइक से अभिषेक सवाई माधवपुर में श्यामा से मिलने गया था, उसे भी काफी दूर ले जाकर उन्होंने एक कुएं में फेंक दिया था। इसके बाद श्यामा और नावेद की निशानदेही पर पुलिस ने विजयगढ़ के किले से खुदाई करके कांस्टेबल अभिषेक की लाश निकाली। लेकिन यह लाश पुलिस को पूरे 110 दिन के बाद मिली थी। इसीलिए अभिषेक की लाश कंकाल के रूप में मिली, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल था कि यह अभिषेक की ही लाश है। लेकिन उस कंकाल के पोस्टमार्टम के बाद साफ हो गया था कि मरने वाला कोई और नहीं, बल्कि राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल अभिषेक शर्मा ही है। साथ ही पुलिस ने अभिषेक के कपड़े और उसकी बाइक भी एक कुएं से बरामद कर ली थी। हालांकि कातिलों ने तो कत्ल के सारे सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। श्यामा और नावेद के साथ भी यही हुआ। उनके मोबाइल की लोकेशन ने उनकी साजिश का खुलासा कर दिया था। लेकिन गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद ही नावेद और श्यामा दोनों जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। हालांकि यह मामला कोर्ट में चलता रहा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 35 गवाह और करीब 100 से ज्यादा सबूत पेश किए गए, जिसके बाद 19 दिसंबर 2024 को यानी 5 साल बाद अभिषेक की साली श्यामा शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद श्यामा शर्मा को फिर से अरेस्ट करके उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि नावेद को लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया, यानी उसकी अभी भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है और फैसला आना बाकी है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जागृत करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, यह कलयुग है। आंखें बंद करके किसी के ऊपर भरोसा न करे। हर पल सावधान रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करे और आरोपी को क्या सजा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।